साहित्यिक कलरव एक अनोखा सफ़र जहां कला और कविता का संगम होता है। इस खास एपिसोड में मिली ये प्रसिद्ध कवि और चित्रकार अरविंद जी से, जिनकी रचनाएं और चित्रण अद्भुत सौंदर्य और गहराई से भरपूर हैं। अरविंद जी न केवल शब्दों से चित्र उकेरते हैं, बल्कि अपनी पेंटिंग्स में भी भावनाओं का जादू बिखेरते हैं। उनकी रचनाओं में जीवन, समाज और संवेदनाओं की अनूठी झलक मिलती है। कार्यक्रम को होस्ट कर रही हैं साहित्य और कला जगत की जानी मानी हस्ती और हस्तक्षेप की एसोसिएट एडिटर डॉक्टर कविता अरोड़ा। अगर आप कला, साहित्य और कविता के प्रेमी हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। मूलतः इस बातचीत का 26 नवंबर 2021 को हमारे फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारण किया गया था। दोस्तों, आज जैसे हम लोग आपको बताते चले चले क्योंकि एक साहित्यिक कलरव में आज एक मैजिक होने वाला है। हमारे साथ भी जुड़े हैं अरविंद जोशी जी, एक बहुत नमस्कार। टैलेंटेड बेहतरीन चित्रकार भी है और उतने ही बहुत खूबसूरती से वो लिखते भी हैं। ये एक साहित्यिक कलरव मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इस बार फिर से बता देती हूँ। साहित्यिक कलरव हस्तक्षेप का एक खूबसूरत सा डिजाइन किया हुआ है, कल्चरल एक हम लोग ऑनलाइन इवेंट समझ लीजिए, एक त्योहार समझ लीजिए, एक उत्सव समझ लीजिए, जो डिफरेंट टाइप के हमारे साहित्यकार इससे जुड़ रहे हैं। बहुत सारे गीत आपने सुने होंगे बड़े बड़े साहित्यकारों के, बहुत नामी गिरामी कवि साहित्यकार इससे जुड़ चुके हैं और पिछली बार हमारे साथ में जुड़े थे एक फिल्म डायरेक्टर, और आज हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद जोशी जी, जो कि एक जाना पहचाना नाम है, जिनको किसी पहचान की कोई मोहताजी नहीं है। लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि अरविंद जी आज हमारे साथ जुड़े। मैं दिल से उनका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप? थैंक यू। बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। दोस्तों, एक बड़ी खूबसूरत बात आपको बताती हूँ कि हम लोग आज किसी क्वेश्चन आंसर्स को नहीं करेंगे, ये एक इंटरव्यू नहीं है, ये एक खूबसूरत बातचीत है, क्योंकि जब अरविंद जी सामने बैठे हो तो शायद क्वेश्चन आंसर्स की जरूरत नहीं है। वो एक मुकम्मल किताब है और जिनके बारे में मैं कह सकती हूँ, क्योंकि एक इंसिडेंट मैं आपको बता दूं, मैं बहुत लिख भी चुकी हूँ। मैं इनकी फैन, जब मैं ये साहित्यिक कलर डिजाइन हमने नहीं किया था, मैं इनकी फैन हूँ और मैं इनके छोटे छोटे जो वीडियोस थे उनको देखा करती थी, एक इमेजिनेशन में चली जाती थी। एक खूबसूरत सी राइटिंग, ऐसा लगता था कोई एक छोटा छोटा चित्र बनाता चला जा रहा है आंखों के सामने। तब मेरा मन किया करता था कि मैं आपसे बात करूं और आपसे जुड़ूं किसी तरीके से। ये मौका लेकर, तो ये कुदरत ने एक कनेक्शन पैदा कर देती है कभी कभी, और जी शायद ये बिल्कुल। सपना सच इस तरीके से होता है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी आज आपसे इस तरीके से इस मंच पे मुलाकात होगी, तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है अरविंद जी कि आज साथ में आप जुड़े हैं। और दोस्तों, मैं ज्यादा समय अपने लिए नहीं लूंगी क्योंकि आप मेरे लिए नहीं, अरविंद जी के लिए जुड़ रहे हैं। तो बात यहीं से शुरू करते हैं। अरविंद जी, अपने बारे में थोड़ा सा एक परिचय दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस तरीके से। बाकी क्वेश्चन की एक यात्रा चलेगी, लेकिन सबसे पहले आपका एक इंट्रो छोटा सा आप ही के मुंह से हो जाए। जी। तो रहने वाले हम पहाड़ के हैं, कुमाऊं के, उत्तराखंड के। अल्मोड़ा में हमारा गांव है, अल्मोड़ा से करीब 20-25 किलोमीटर दूर। और रानीखेत में मेरा नैनीहाल पड़ता है, तो मैं अल्मोड़ा और रानीखेत दोनों से हूँ। और पिताजी हमारे सेना में थे, नौसेना में। तो पूरे भारतवर्ष में रहना हुआ मेरा, मतलब दक्षिण में खास तौर से ऑल द कोस्टल सिटीज। तो जन्म भी मेरा केरल में हुआ, उत्तर में नहीं। तो रहने वाले हम बिल्कुल वहाँ अल्मोड़ा रानीखेत की तरफ के हैं, लेकिन जन्म कोचिन में हुआ था, केरल में। तो आधे से आधा जीवन कम से कम दक्षिण में बीता। उसके बाद दिल्ली आ गए, तो और ठौर अपना दिल्ली ही बन गया। तो आप यूं समझिए कि इन सभी जगहों के भी हैं और कहीं के भी नहीं हैं, लेकिन यूं दिल्ली के हैं, आप दिल्ली रहते हैं। तो पहाड़ों से एक नदी जो निकली है और हाँ समुंदर हाँ में जाके बिल्कुल मिल गई है और कहीं बिल्कुल खो गई बिल्कुल है, और इतना बिल्कुल। जो आपने बताया किस तरीके से ये जो नैनीताल, ये खूबसूरत प्लेस है अल्मोड़ा रानीखेत। जो लोग बिल्कुल बहुत दिल्ली वाले हैं, कई ये तो एक पास का उत्तराखंड का एरिया है। और बिल्कुल। बरेली में
से हम लोग निकलते हैं, छोटा सा प्लेस है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगहों से बचपन बीता। तो जब आपने जैसे अल्मोड़ा रानी खेत जैसी जगह से आप निकले और कहाँ तक दक्षिण वगैरह होकर आए हैं और फिर दिल्ली आ गए, तो दिल्ली आ गए जी, ये बिल्कुल। जो ये जो आपकी यात्रा शुरू हुई, ये किस एज से आपने जो अल्मोड़ा रानी खेत कुमाऊं ये आपका छूट गया पीछे? नहीं, मैं मतलब छूटा ही था एक तरह से। वहाँ रहना कभी लंबे तौर पे हुआ नहीं, लेकिन वहाँ आना-जाना हमेशा रहता था। और तो मतलब रहे हम दक्षिण में ही और फिर दिल्ली आ गए। उत्तराखंड यानी कुमाऊँ में, पहाड़ में कभी लंबे लंबे दौर तक रहे नहीं हम। लेकिन महीना 2 महीना जो हर साल छुट्टी वगैरह जाते थे, वहाँ रहते थे। लेकिन मेरा मानना ये है कि एक एक होता है किसी जगह पे आदमी रहता है, लेकिन एक आपका दूसरा एक कॉन्टेक्स्ट भी होता है जो आपके कहानियों का, किस्सों का होता है, जिसमें आपकी जड़ें होती हैं। तो वो तो मेरा ख़्याल है ख़ासा वहीं है, पहाड़ में। क्योंकि वो आपके संस्कार होते हैं, जो कहानियाँ आप अपने माँ-बाबूजी से सुनते हो, अपने परिवार से मिलती है जो आपको, वो आपकी जड़ें बनती है, आप चाहे दुनिया में कहीं रहें। और दूसरी चीज़ ये है, देखिए कि अक्सर हम लोग ये मानते हैं कि जब कोई पूछता है कि आप कहाँ के हैं? तो आदमी ये कहे कि हम उस जगह के हैं जहाँ पे मतलब आपका एक स्वामित्व है, आप वहाँ ठहरते हैं, उस जगह के ऊपर हैं। तो ये जो एक स्वामित्व का संबंध है आप में और जिस जगह पे आप रहते हैं, अक्सर वो स्वामित्व वाला संबंध रखा जाता है कि ये मेरा देश है जैसे, है ना? कि मेरा है, मैं स्वामी हूँ उस देश का। लेकिन असल में होता यूँ नहीं है, आप जहाँ के होते हैं, आप वहाँ से आए होते हैं, वहाँ से निकले होते हैं। तो जहाँ आपकी जड़ है, ज़रूरी नहीं कि आपका उस जगह से स्वामित्व है। जैसे आपकी माँ हैं, आप वो आपकी माँ है, लेकिन आप उनसे निकल के उसके बाद आप संसार में निकल जाते हैं। वो आपका जो संबंध है कभी टूट नहीं सकता, लेकिन वो स्वामित्व का संबंध नहीं है, वो कोई अलग तरह का संबंध होता है। तो मेरा ख़्याल है उस तरह से हम हैं पहाड़ के, लेकिन अब रुक गए हैं यहाँ दिल्ली में। क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट आपने बताया, क्योंकि आपकी जो बातें होंगी उसमें से भी कई कविताएं निकल के आएंगी, जैसा आपने इतने खूबसूरत तरीके से बताया कि जो स्वामित्व है वो नहीं होता, लेकिन हम जहाँ से निकले हैं और वहां से एक चलते चले जा रहे हैं। तो जी, बड़ी खूबसूरत बातें हैं। ये आपको लिखने का शौक जो है ये कब जी। से हुआ, और आपकी फैमिली में कोई ऐसा राइटर, कोई ऐसा तो कहीं आपको लगा हो कि फैमिली से कहीं सीखा है? तो देखिए, जी। एक तो होता है औपचारिक लेखन, है ना? जिसे आप कह सकते हैं कि आप लिखा और आपने एक पब्लिक स्पेस में रखा उसे, तो वो अलग है। और एक अनौपचारिक लेखन है। तो जैसा हम अभी बतिया रहे हैं, तो ये भी एक तरह का लेखन ही है असल में, मेरा मेरा ये मानना है। और वो इस अनौपचारिक लेखन में से ही वो औपचारिक लेख जो भी लिखता है आदमी, रचनाएँ जो होती हैं, वो निकल के आती हैं। तो अनौपचारिक तौर पे मेरा ख़्याल है जो हमारे पुराने तौर तरीके हैं उम, घर परिवार के, उनमें ये नेचुरली लेखन है, जो अनौपचारिक लेखन, क्योंकि कहानी, गीत ये हमारा एक हिस्सा है। और जो भी परिवार या जो जो लोग भी अ, खाते समय और अपने जो त्योहार हैं वो साथ मनाते हैं, उनके अंदर कहीं न कहीं लिखने की कला जो है वो असल में होती है। क्योंकि आप हर रोज़ जब जब रात को साथ अ, खाते हैं, तो आप बात करते हैं, किस्से सुनाते हैं और त्योहारों में गीत भी गाते हैं। और वही कहीं जो है आपके अंदर एक तरह से उनकी जो रिदम्स हैं, कहानियों की और गीतों की, वो घर कर जाती हैं। और वो निकल के आए ना आए वो अलग बात है, मतलब आप स्वयं से अपने लेख लिखें ना लिखें वो अलग है, लेकिन उसका जो जो पोटेंशियल है और उसकी जो टेस्ट कहते हैं जिसे, वो आप में आ जाता है अगर आप किसी किसी भी एक कम्युनिटी फॉर्म उसके भीतर रहते हैं, और किसी भी कम्युनिटी का अगर आप में संस्कार
आए हैं, तो आप में होता है। तो मैंने यूं लिखना करीब 7-8 साल की उम्र से शुरू किया था, काफी जल्दी शुरू कर दिया था। और मैं लिखने से पहले चित्रकला करता था, ड्राइंग वगैरह करता था। लेकिन अब छोटे होते हैं तो वो औपचारिक नहीं होता, अनौपचारिक होता है। और अच्छा है कि वो औपचारिक नहीं होता है। अक्सर ये होता है कि जो लोग बिल्कुल ये सोच के आरंभ करते हैं अपना लेखन कि भाई मैं एक महान लेखक बन जाऊंगा या महान कवि, चित्रकार बन जाऊंगा, उनका जो लेखन और चित्रकला जो है वो वहीं खत्म हो जाती है। और इसका कारण ये होता है कि जो औपचारिक लेखन है वो इतने उसका अपना रूप, अपने तौर तरीके होते हैं, तो आदमी उसी में खो जाता है। एंड द स्पिरिट विच ड्राइव्स राइटिंग और दैट ड्राइव्स आर्ट, दैट रिक्वायर्स आई होप यू डोंट माइंड अगर मैं बीच में अंग्रेजी शिफ्ट कर जाऊं, क्योंकि मैं सॉर्ट ऑफ बाइलिंगुअल हूं, प्लीज तो प्लीज कभी कभी प्लीज प्लीज नेचुरली प्लीज हो जाता है। हाँ, नहीं सो चलेगा सो आप इट अच्छा, इट नीड्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ प्ले for true work of art to come out. At least it needs a state of play. और any excessive formal space जो होता है वो स्टेट ऑफ प्ले को खत्म कर देता है। तो जब अपन छोटे होते हैं, जिस तरह से हम गिल्ली डंडा खेलते हैं या गुड़िया गुड़िया खेलते हैं, घर के खेल खेलते हैं, तो जिस स्पिरिट में वो खेल खेले जाते हैं उसी स्पिरिट में कहानी और गीतों के लिखने का आरंभ हो तो वो अच्छा है कवि के लिए या कलाकार के लिए। तो हमने भी जब शुरू किया तो उसी तरह था, ये नहीं कि देयर वाज नो ग्रेट एम्बिशन अटैच्ड टू इट, कि भाई अच्छा आई कैन राइट अ पोएम दैट राइम्स लाइक दिस, तो फिर आप खेल खेल में एक राइम लिख लीजिएगा और फिर आप सुनाइएगा, है ना। दूसरा एक ये है कि मेरे पिताजी का थोड़ा सा इसमें मेरा ख्याल है योगदान है। यूं मेरे परिवार में 100 किलोमीटर की दूरी और 100 बरस की दूरी तक भी कोई कला से कोई संबंध नहीं है। हाँ, लिखने पढ़ने से रहा है, क्योंकि मतलब ब्राह्मण घर है। ये जातिवाद की बात नहीं, लेकिन वो रहता है ना, अपना थोड़ा पढ़ना लिखना रहता है, तो पढ़ना लिखना रहा है, लेकिन कला से दूर दूर तक संबंध नहीं था। पिताजी को बड़ा शौक था साहित्य का। अलबत्ता वो नौसेना में थे, ही वाज अ नेवल ऑफिसर, बट थोड़ा उनका रहा टेस्ट, माँ का भी रहा, लेकिन उनका खासतौर से साहित्य में रहा। तो हम लोग जब छोटे थे तो जब भी बिजली गुल हो जाती थी घर की, तो लोगों का ये होता है खेलने वेलने भाग लेते हैं, हमारे पिताजी बैठाल के अंत्याक्षरी खेलते थे। अब शुरू शुरू में तो ये जो यहाँ का चलन रहा है कि वो फिल्मों के अंत्याक्षरी होती है, लेकिन पिताजी जो है कविताओं की अंत्याक्षरी भी करते थे हमारे साथ। तो वो सुन कर उन अंताक्षरी में उनका जो काव्य पाठ था वो सुनकर उनको कंठस्थ हैं। पुराने जमाने के लोगों को तो सब याद रहता है, जो अपने 8वीं 9वीं तक भी पढ़ा हो, सब यूं ही कंठस्थ रहता है, तो उनको सब याद थे। तो मैथिली शरण गुप्त से लेकर आपके महादेवी वर्मा तक की जो कवि रहे, उनके सबकी कविताएं उनको याद रहती थी, वो सुना देते थे, हमें यूं ही याद हो गई। तो हिंदी साहित्य का मुझे जो कुछ पता है, कम से कम कविता में, काव्य में, मैंने कभी किताब से पढ़ा नहीं, मैंने किताब देखी भी नहीं है, मुझे कंठस्थ है क्योंकि मैंने श्रुति से सीखा। हाँ, मतलब आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें आज का साहित्य श्रुति से सीखा हो। सामान्यतः श्रुति से जो सीखते हैं तो वो आपके वेद, उपनिषद, पुराण इत्यादि ये हुए, लेकिन आज का साहित्य तो आप पढ़ के ही करेंगे, क्योंकि छपी हैं, किताबों से पढ़ता है। लेकिन मेरा हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य मैं वो नहीं कहूंगा, लेकिन हिंदी साहित्य में जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे पता है, और बहुत अधिक पता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो पता है वो मैंने श्रुति और स्मृति से ही सीखा है। और लंबी लंबी जो कविता है वो यूं ही सुनकर याद हुई, तो वहां से 8 बरस की उम्र से शुरू किया, और करते करते दिमाग में हमेशा ये रहा, कविता में अच्छे थे लोग, वाह वाह कर देते थे, और सब बच्चों को पसंद होता है, भाई कोई वाह वाह कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज होगी, इसमें चले चलते और लिखते हैं, तो और लिख दिए थे। लेकिन औपचारिक तौर पे जब स्कूल इत्यादि समाप्त हुआ और हम ये डॉक्टरी की ओर जाना चाह रहे थे, तो एक निर्णय लेना था कि भाई डॉक्टर बना जाए या लेखक बना जाए। तो उस समय ये हमने तय किया और घर में बता दिया गया कि भाई कविता करेंगे।
तो पसंद बहुत नहीं आया घर पे, वो अलग बात है, लेकिन ये तय कर लिया उस समय हमने। तो दैट इज व्हेन फॉर्मली आई रियलाइज दैट आई वांटेड टू बी अ राइटर। अब वो अलग बात है कि भाई लेखन से दाल रोटी नहीं आती, पर लेखक हैं, कर लेते हैं थोड़ा बहुत अपने बिल में छिप के लिखना पड़ना। तो यूं रहा, 8 साल की उम्र से ही शुरू किया लेख। बड़ी खूबसूरत बात आपने बताई कि किस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से जो हमारे भारतीय संस्कृति का एक प्रत्यक्ष, जो मैं कहूंगी नमूना ही मान लीजिए इसको, कि हम लोग कहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, उसका लाइव एग्जाम्पल आज हमारे साथ में जुड़े हैं अरे अरे, अरविंद जी। क्योंकि अ, ये जो उन्होंने जन श्रुतियों से, जो संस्कारों से, जो परिवार से उन्होंने सीखा, वो उनको कंठस्थ है। और हम लोग किताबी कीड़े हैं, और आजकल हम लोग, नहीं नहीं, मैं खुद, हम लोग वर्चुअल स्टेज पे बैठे हैं लैपटॉप के आगे, लेकिन एक बात कह रहे हैं ट्रेडिशन की। जो जो संस्कार ज्वाइंट फैमिली में परिवारों से जुड़कर मिला करते थे, उसका एक अलग ही रूप हुआ करता था बच्चों जी में। एक जो हम रोप देते थे, वो उसका एक लाइव एग्जाम्पल है कि जो हम समझते हैं कि बच्चे कुछ नहीं समझते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जन श्रुतियों में महादेवी वर्मा से लेकर आपने कितनी मैथिली हाँ शरण गुप्त तक आपको कंठस्थ है, ये हाँ, बस एक रामायण ही बहुत याद बड़ी है। बात है। कामायनी याद है, और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ और एक्साइटेड हो रही हूँ कि जो एक ऐसा राइटर जिसका इंग्लिश में पूरा कमांड है, उसको ये सब चीजें कंठस्थ है। तो ये तो एजुकेशन फैमिली में तो होती है। और आपने बताया कि पुराने जमाने के लोग कुछ भी, जितना भी पढ़ते थे, उन्हें कंठस्थ होता था, क्योंकि तब जो अपनी शिक्षा का एक तरीका था, वो रटाने वाली विद्या के साथ साथ बच्चों में एक इंटरेस्ट पैदा, घर में भी घर वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। हैवी सिलेबस सब लोग हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात चल रही है, और यहाँ से मैंने अपनी बात बीच में भारतीय संस्कृति ले आई, लेकिन मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलती, सवाल जवाब जी नहीं है, लेकिन एक नहीं जी, लाइफ जाननी है आपकी। तो कि जिस तरीके से आपने ये कहा कि मुझे अपना राइटिंग को प्रोफेशनल बनाना है, और घर में थोड़ा सा अलग सा माहौल हो गया, क्योंकि ये भी आपने बिल्कुल सच बात कही है कि राइटिंग से पेट नहीं भरता, बिल्कुल बहुत सच्ची बात है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आपने जो इसको प्रोफेशन बनाया, फिर किस तरीके से आपने आगे की लाइफ को, आगे की सफर को तय किया, किस तरीके से आप अपने प्रोफेशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है आपके बारे में, किस जी। तरीके से आपने अपना करियर स्टार्ट किया विद कविता, विद पेंटिंग। तो देखिए, पेंटिंग कभी करियर मतलब कभी सोचा नहीं, वो कर लेते हैं, कभी कभी प्रोफेशनली कर लेते हैं, पर यूं शौक है। अ, लेकिन ये तय कर लिया था कि हाँ भाई, ये लेखन कला इत्यादि इसमें घुसना है। क्षमा करें। तो जब कॉलेज में थे तो हमें ये लगा कि भाई पत्रिकाएं नहीं है बहुत, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में किया। तो दैट्स माय फॉर्मल लाइन। वो श्रुति स्मृति वाली नहीं थी, वो किताबी पढ़ाई की है। अच्छा, सो व्हाइल डूइंग दैट वन रियलाइज दैट भाई आपको खुद थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, इनमें उस स्तर की पढ़ाई नहीं है जिस स्तर की ज़रूरत है। अगर आप चाहे लेखक बनना चाहें, या आप लेखन से जुड़े किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहें, तो जिस स्तर का आपको ज्ञान ज़रूरी है और जिस तरह की क्रिटिकल ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है, उस स्तर की ट्रेनिंग नहीं होती। कम से कम वो बी और एमए के लेवल पे तो नहीं होती। With exceptions, there are some great professors and teachers, and some colleges are probably exceptionally good, but largely speaking, at least 90% of the cases वो नहीं है, कम से कम हमें तो नहीं देखा था। तो हम थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेशन होता है, वो हो जाता है। तो हम आई वाज वेरी लकी, हमारे एक मित्र थे, हमारे नाम के अरविंद जॉन नाम था उनका। तो हम दो मित्र थे, वो घर से भागे आए थे, मेरठ के लड़के थे। घर से भागे आए थे और यहाँ पे एक झुग्गी में रहते थे उन दिनों।
Sorry, did I lose you in between? Can't hear you. Hello. I think I lost you. Did I lose you? या Shall I मैं continue? माफी चाहती हूँ, थोड़ा सा या Yeah. प्लीज कंटिन्यू, क्योंकि थोड़ा सा Okay. टेक्निकल प्रॉब्लम हो No जाता है। problem, no problem. So हमारे मित्र और हम जो थे वो he was a very bright person और हम भी थोड़ा बहुत लिख लेते थे। So हमारे जो संबंध था, जो मैत्री थी, क्योंकि साहित्यिक कार्य जो होता है उसमें you need at least a small fraternity of people, like-minded people. So वो झुग्गी में रहते थे, हम घर पे रहते थे, कभी-कभी हम भी उनकी झुग्गी में रहने चले जाते थे। तो वो स्कॉलर थे, so he played the role of the scholar and the critic, I was the writer so to speak. और फिर हमने शुरू कर दिया, संग पढ़ना शुरू करते थे और हमने ये तय किया कि भाई ये कॉलेज की पढ़ाई से काम नहीं होगा, तो ये तय किया गया कि अपने को सिखाना पड़ेगा खुद से। तो जितने क्लासिक्स थे आपके, प्लेटो, एरिस्टोटल वगैरह, क्योंकि उनकी एक-एक किताब लगती है खाली सिलेबस में, उससे तो कुछ होता ही नहीं है, उससे कोई काम नहीं, कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको पूरी। तो हम लोग लाइब्रेरी के एक कोने से शुरू किया हमने, जो खास जो क्लासिक्स की किताबें होती थी, और 2-2, 3-3 किताब एक साथ एक सप्ताह में पढ़ा जाता था और शनिवार, इतवार को हम लोग पेपर रीडिंग करते थे, जैसे फॉर्मल पेपर रीडिंग होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, और वो हम जंगल चले जाते थे, बिल्कुल तैयार-त्यूर होके, और फिर वहाँ पर उन किताबों के ऊपर जो हमारे एसेज लिखते थे हम, वो एक-दूसरे को पढ़ाते थे और वो उस पे डिबेट होता था। तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर मेनी इयर्स वन डिड दिस। आई आल्सो स्टार्टेड अ लिटरेरी मैगज़ीन उस दौरान। मैं कॉलेज में ही था, बार्ड नाम से लिटरेरी मैगज़ीन था, उसको कुछ 1 साल चलाया मैंने। लेकिन वो, यू मस्ट रियलाइज़ दैट वाज़ प्री इंटरनेट डेज़। इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट टू रन समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। आज के डेट पे कोई पत्रिका आरंभ करना फिर भी रिलेटिवली ईज़ी है, आपको लॉजिस्टिकल चैलेंज नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, लॉजिस्टिक्स तो छोड़ दीजिए, कि लेखक मिल जाते हैं उसमें कंट्रीब्यूशन करने के लिए, जो है लेखक मिल जाते हैं। उस जमाने में आप लेखक को खोजिएगा कहाँ? मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, आप कहाँ भागोगे, कहाँ खोजोगे? एक चिट्ठी लिखेंगे तो वो चिट्ठी पहुंचने तक जो है आपके 20 दिन लग जाएंगे, तो कब चिट्ठी जाएगी, कब हाँ आएगी। इट वाज अ नाइटमेयर। बड़ी कठिनाई से 3-4 साल हम लोगों ने एक मैगजीन चलाई, और मैंने फिर मेरे थोड़ी रुचि ग्रीक ड्रामा की वजह से थिएटर की ओर गई, और कॉलेज में फिर हमने एक फॉर्मल थिएटर ग्रुप शुरू किया, जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। वहाँ पे एक, आज भी मेरा ख्याल है कंटिन्यू होता होगा, वो थिएटर का जो चलन हमने शुरू किया था। तो वहाँ एक थिएटर ग्रुप फॉर्म किया, एंड फर्स्ट आई ट्रेन्ड माई सेल्फ इन थिएटर, देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल, एक्टर्स एंड ऑल। और सडनली वो रुचि इतनी अधिक हुई कि वो थिएटर ग्रुप, वी इट टर्न प्रोफेशनल। वी डिड अ लॉट ऑफ प्लेज। I wrote the plays in English and Hindi, और that was a learning experience, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो लेखन होता है वो आपके जीवन से थोड़ा सा दूर हट जाता है। थिएटर का एक मजा यह है कि वो आपको जमीन पे रखता है। आप कुछ बहुत ज्यादा हवाई लिख देंगे, थिएटर में नहीं चलता। तो वो आपकी जुबान को और आपके लेखन को थोड़ा जमीन से जोड़ के रखता है। तो वहां से थोड़ी सीख आई हमें, कम से कम। बट वी डिड फेयरली गुड थिएटर फॉर ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स। सो वो थिएटर अद्वैत नाम से चलाया था, और ये मैगजीन बार्ड चलाया। लेकिन मैंने कहीं नौकरी नहीं की उस दौरान, पूरे दौरान छुटमुट नौकरियां करते रहते थे दाल रोटी के लिए और अपना काम निकालने के लिए। नौकरी नहीं की, बिकॉज आई हैड नॉट ट्रेन्ड माई सेल्फ। सो ऑलमोस्ट फॉर 10 ईयर्स सेल्फ एजुकेशन में रहा। सुबह सीधे लाइब्रेरी और शाम को बाहर थिएटर के लिए चले जाते थे, और बिल्कुल फोकस्ड वे में पढ़ना और लिखना, अलग अलग शैलियों में, इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड वे। क्योंकि जो आपने परिवार से सीखा यहाँ से वहां, वो सब ठीक है, लेकिन केवल उससे नहीं होगा। यू नीड द डिसिप्लिन ऑफ, यू नीड द रिगर ऑल्सो ऑफ द क्राफ्ट, जो होता है द साइंस।
और वो कोई आपको पढ़ा नहीं सकता, आपको खुद उसमें थोड़ा-सा एफर्ट डालना पड़ता है। तो वो बस वो किया हमने और उसके बाद फिर ये महसूस हुआ कि थिएटर से होगा नहीं बिकॉज़ थिएटर इज़ नॉट द लैंग्वेज ऑफ द एज। हर दौर की अपनी एक भाषा होती है, एक रूप होता है और थिएटर इस दौर की भाषा नहीं है। खूबसूरत है थिएटर। कई एक आर्ट फॉर्म्स की तरह बहुत खूबसूरत आर्ट फॉर्म है। उसको बचाए रहना चाहिए और उसके प्रोपोनेंट्स भी होने चाहिए और उसमें जो ट्रेनिंग लेगा उसको और आर्ट फॉर्म्स में फ़ायदे होंगे। लेकिन वो इस युग का आर्ट फॉर्म नहीं है मेरे हिसाब से। इस युग का आर्ट फॉर्म सिनेमा है। तो मुझे ये तय करना था कि मुझे आई डिडंट वांट टू वर्क इन एन ओल्ड आर्ट फॉर्म। तो हमने थिएटर इस वजह से त्याग दिया और दाल रोटी के लिए उसके बाद हम टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया हमने और थोड़ी किस्मत अच्छी थी, ठीक-ठाक नौकरी दे दी जो वहाँ थे। उन्होंने देखा कवि है, काम किया हुआ है, नौकरी मिल गई और उसके बाद हम यही पत्रकारिता में घुस गए और इंटरनेट की पत्रकारिता में। तो टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, तमाम कुछ अंतर्राष्ट्रीय फ़र्म्स हैं। वहाँ किया कंटेंट, एडिटोरियल वर्क, मार्केटिंग में घुस गए। मतलब कोई ऐसी दिशा नहीं, अपने आप जो चलता रहा, लेकिन साथ में लेखन जो है, वो सशक्त रहा। अपने को यही कहते रहे कि भई इसका जो वक़्त है, तो चाहे कोई नौकरी करते, चाहे कुछ करते, रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे हर रोज़ लिखना और पढ़ने को मैंने दिया अपना। 3-4 घंटे सोते थे, आज भी 3-4 घंटे ही सोते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट मूव्ड। बड़ी खूबसूरत बात चल रही है, आपसे बहुत कुछ मैं सीखती जा रही हूँ क्योंकि लिखने के लिए तो बहुत लोग लगे हुए हैं और एक कवियों की एक फेसबुक से लेकर सब जगह बाढ़ ही आई हुई है। हुँ, लेकिन लेखन क्या होता है, उसके लिए कितना पढ़ना पड़ता है और किस तरीके से आपने उसको एक एक्सपीरियंस लिया है, साइंस को लेकर आप लोग किस तरीके से अपने आप को अपने लाइब्रेरी से, थिएटर से एक पूरा आपने अपने अंदर जो समुंदर बना लिया, ये सभी लेखन जो आपका तभी इतना मैं समझती हूँ जो जादू हो रहा है, उसी का है। हुँ, बातचीत चलती रहेगी अरविंद जी। एक खूबसूरत सी एक कविता कह दी जाए, फिर बातें हम लोग करते रहेंगे ठीक है, क्योंकि जब इस मंच पे आया तो बहुत से लोग सुनना चाहेंगे आपको। जी, ठीक है। स्वागत है आपका। तो मैं एक जो कविता पढ़ना चाहूँगा, वो मेरी किताब आई थी कोई मेरे ख़्याल है 3-4 साल पहले एक किताब आई थी हिंदी कविताओं की, मैं एस्ट्रोनॉट हूँ नाम से। तो मैं जो कविता पढ़ना चाहूँगा वो इसी नाम की कविता है मतलब उस किताब की मुख्य कविता थी, मैं एस्ट्रोनॉट हूँ नाम से ही। तो राजनैतिक कविता नहीं है, पर्सनल पोएम है एक तरह से कि जीवन के ये मध्य भाग है, इसमें जब आता है आदमी, तो उस भाग की कविता है और हम जैसे लोगों के कविता जो कवि या कला में हैं, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं ना ये कवि और थिएटर वाले वगैरह ये एक समंदर में जीते हैं, बहुत एक मतलब चहल-पहल लाइमलाइट में जीते हैं। लेकिन असल चीज़ ऐसा है नहीं, असल चीज़ ये है कि कलाकार जो होता है वो एक एस्ट्रोनॉट की तरह ही होता है जो अ, अकेला अंतरिक्ष में बिना किसी मैप के एक दिशा में जा रहा है और उसे ये पता ही नहीं होता कि वो अ, जहाँ जा रहा है वहाँ पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा और लौट नहीं सकता। एक बार निकल गए लौट नहीं सकते। तो वो बिंब है इस कविता में। तो कविता का नाम है मैं एस्ट्रोनॉट हूँ। मैं एस्ट्रोनॉट हूँ और ये हलकता, गड़गड़ाता, खाँसता, अरबों मील अंधेरों काटता, ये मेरा रॉकेट है। अरसों पहले मुझे इसमें बैठाल भेज दिया। किसी ऐसे ग्रह की तलाश को जहाँ जीवन हो और एक ऐसे ग्रह से जहाँ जीवन था। पता नहीं क्यों? शायद मेरे ग्रह पर हर कोई अकेला था।
शायद अकेलापन किसी और ही ग्रह का कोई दूर कर सकता था। अरसों पहले जब मैं पहली बार इस विशाल स्याह को ताकता निकला था, तब यह रॉकेट बहुत भारी था, ईंधन से लबालब, एकदम नया, चमकीला। इसके दीवारों पर कई चित्र थे, एक नाम भी था, जिसको चुनने वाले कई मित्र थे। अरसों पहले। अब यह अपनी आखिरी चरण पर है, बिल्कुल ऑन कोर्स। कई बार भटका था, पर फिर भी ऑन कोर्स। अब तक कोई संदेश न किसी ग्रह से मुझ तक आया, न मुझसे कहीं पहुंचने की खबर है, फिर भी ऑन कोर्स। अंदेशा है कि आखिरी टंकी के जल निकलने से पहले वहां पहुंच जाएगा। इसकी प्रोग्रामिंग कहती है पहुंच जाएगा। मुझसे कहा गया है कि किसी ग्रह पर इस रॉकेट के स्वागत में एक विशाल मैदान साफ तैयार होगा। लोग भी, शायद हम जैसे ही, जो रॉकेटों की प्रतीक्षा करते हैं। ये आखिरी चरण है रॉकेट का, और इससे लगे यंत्र धीरे धीरे गिर चुके, हर बार एक दो। इसमें रखे जीवन रस घटते गए, हर बार एक दो कर। और इसमें बैठा मैं, जो एस्ट्रोनॉट हूं, ये सोच रहा हूं कि यह आखिरी चरण में, जबकि रॉकेट सबसे हल्का होता है, इतना भारी क्यों लग रहा। बहुत खूबसूरत। ऐसा लगा कि एक पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस मिला कि कहाँ से आप चल के कहाँ जा रहे हैं और फिर जी क्या महसूस कर रहे हैं। जी, ये शुक्रिया यात्रा जी, वाकई शुक्रिया। एक अनूठी यात्रा है, और जिस तरीके से आप कई अखबारों से जुड़े और कई आपने थिएटर किए, कई किताबें भी आपने लिखी, और किस तरीके से जी लेखन के लिए समय निकला, ये इतनी गहराई वाली बातें हैं। और एक जिस जिस चीज के लिए आप हमारे साथ कई लोग जुड़ रहे हैं, कनक लता जी जुड़ी हुई है और आपके लिए एक संदेश दे रही हैं, और जी, बता। खूबसूरत लोग आपके साथ में और भी कई लोग जुड़ के जा चुके हैं। नमस्कार। तारा मेहरा जी, हाँ तारा मेहरा जी जुड़ी है, और नमस्कार वो तारा जी। बहुत खूबसूरत वार्तालाप कह रही हैं इसको। ये जो खूबसूरती आपकी जो लेखन में है, ये वाकई इसका अभाव हो जाता है, इसके लिए एकांत चाहिए होता है। लेकिन एक जी चीज पूछना चाहती हूँ अरविंद जी, आपने इतने सारे फील्ड चुने, पत्रकारिता बिल्कुल डिफरेंट फील्ड हो गया, थिएटर एक डिफरेंट फील्ड हो गया, आपका एक अपना जो हिंदी डिफरेंट फील्ड हो गया, इंग्लिश इतना डिफरेंट फील्ड हो गया। इतनी सारी चीजों के साथ जो साइंस आप बात कर रहे हैं, ये जो फ्रिक्शन की बातें आप कर रहे हैं, ये सब चीजें एक शख्स में कैसे समाई हुई हैं, किस तरीके से आप इन्हें जस्टिफाई करते हैं, या इसके तो लिए कुछ। जी तो यह है कि देखिए, पत्रकारिता कोई चुनी नहीं थी हमने। मतलब हमारा बस चलता, हम कभी वहां जाते ही नहीं। मतलब हमें तो बड़ा डर था उस लाइन से, और शंका भी हमेशा रही, आज भी। आज तो ज्यादा है, अब तो देख लिया है क्या होता है वहां, है ना। तो मुझे कोई खास पसंद नहीं। मतलब आई लाइक द पर्पस ऑफ द प्रोफेशन इज ग्रेट, लेकिन जिस तरह पत्रकारिता होती है आज के दौर पे, वो कम ही कहा जाए बेहतर है। तो वो हमने चुना नहीं कभी, पत्रकारिता खुद से चुनी नहीं जी थी। और लेखन हमने चुना। मतलब आई कुड डू 3 और 4 थिंग्स। कुछ आशीर्वाद रहा ईश्वर का, माँ बाबूजी का बोलूंगा, ईश्वर में मुझे आस्था नहीं है, नास्तिक हूँ। तो लेकिन हाँ, लेखन चुना था। और थिएटर वगैरह जो था, वो एक तरह की सीढ़ी थी। मतलब इट वाज अ पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन टू
एटलीस्ट अटेम्प्ट टू बी अ राइटर वेर एवर थोड़ा बहुत कर पाता हूँ अब लेखन उसमें। और रही बात अंग्रेजी और हिंदी की, तो मेरा ख्याल है भारत में तो कम से कम इट्स नेचुरल, इंग्लिश इज एन इंडियन लैंग्वेज एज मच एज, इनफैक्ट प्रभु अगर आप देखें तो हिंदी से पहले अंग्रेजी हिंदुस्तान में आई है। हिंदी हिंदी का तो जन्म काफी देर में हुआ है। हिंदी शायद हिंदुस्तान की सबसे आधुनिक भाषाओं में से है। अंग्रेजी तो यहाँ उससे पहले से मौजूद है ना। तो वो है, वन वी आर ऑल बाइलिंगुअल, मतलब मैं किसी ऐसे हिंदुस्तानी को जानता नहीं हूँ जो 2 भाषाएं नहीं बोल पाता हो, है ना। तो वो नेचुरल रहा। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से जो आधुनिकता और हिंदी का संबंध है, उसके कारण या संबंध में जो कमी है हिंदी और आधुनिकता के बीच की, और मेरा मतलब हिंदी से है, बोलियों से नहीं। बोली शायद ज्यादा आधुनिक है हिंदी से, या आधुनिकता के साथ बोलियां ज्यादा जल्दी जुड़ जाती हैं बनस्पत की हिंदी से, क्योंकि हिंदी एक तरह से एक बनाई गई भाषा है जो हम बोल रहे हैं इस समय। बाल भारती की भाषा मैं कहता हूँ अक्सर इसे, कि उसकी कोई जड़ नहीं है हिंदी की। भोजपुरी की है, अवधी की है, ब्रज की है, खड़ी बोली की है, हमारी कुमाऊनी या पहाड़ी की जड़ है। हिंदी की जड़ नहीं है। क्या आप कोई ऐसा क्षेत्र जानते हैं जहां मूलतः हिंदी बोल ली जाती है, जहां की जमीन हिंदी है? ऐसी कोई नहीं है। तो आप किसी भी जमीन पे जाइएगा भारत में, तो वहां की हिंदी एक बोली होगी जो बोली जाती है, वो उस जमीन की है। और फिर थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा तब आपको हिंदी मिलेगी किसी किताब में। लेकिन ऐसा इंग्लिश के साथ नहीं है। तो इंग्लिश हैज इट्स रूट्स इन इंग्लैंड एंड सो मेनी एरियाज, लेकिन हिंदी की जड़ नहीं है। तो हिंदी नहीं है। और मैं लिखता भी हूं तो मैं कोशिश ये करता हूं, मुझे पता है मेरे अक्सर कई लोगों से बहस हो गई। अब तो खैर मैं बात ही नहीं करता, बहस क्या करना। तो कि ये हिंदी को जो ये बांध रखा है उन्होंने, तो इसका हल वही कर देंगे जो संस्कृत का किया इन्होंने, है ना। क्यों क्यों तो हिंदी जो थोड़ी बहुत जो इतनी सरस है, इतनी मीठी है बोली भाषा जो है, वो इसलिए कि उसका आवागमन जो है वो बोलियों के साथ है ना। तो वो कम हो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके चारों ओर एक फेंसिंग सी लगा दी गई है, ये अलाउड है, वो अलाउड नहीं है ना। और ये वो बोलियों के साथ तो फेंसिंग है ही है, अंग्रेजी के साथ भी फेंसिंग है ना। तो खैर वो मैं दूसरी तरफ चला गया, लेकिन बाइलिंगुअल, हाँ, इंग्लिश हिंदी नेचुरल रहा मेरे लिए। मुझे कोई इसमें एफर्ट नहीं करना पड़ा। नहीं, आपने बात बिल्कुल ठीक कही, और इससे ये बहुत, यहाँ से एक पत्रकार जो आपके अंदर छुपा हुआ है, उसकी पीड़ा भी सामने आ रही है, उसका एक दर्द सामने आ रहा है, व्यंग्यात्मक तरीके से सही, क्योंकि आपने कुछ लिखा है और इस तरीके से आप छोटे छोटे व्यंग्यात्मक कविताएं भी कहते आए हैं। एक तो मैं वह सुनना चाहूंगी, साथ ही साथ में सोशल इश्यूज पे भी आपकी बहुत सी पोएम्स हैं। हाँ हैं, तो उस पे मैं कुछ पढ़ूंगा जरूर आपके लिए। तो मोटा मोटी मैंने देखा है, ये किसी प्लान किया हुआ नहीं है, लेकिन अब मैं जब पीछे जितना मैंने कुछ लिखा है उसकी ओर देखता हूँ, तो मोटा मोटी मुझे दिखा है कि या तो मेरा प्रेम और संबंधों के ऊपर लेखन है, या फिर राजनीति के ऊपर है। अब मेरा ये मानना है, मेरा अपना ये मानना है कि जो लेखन होता है वो किसी इस तरह से पर्पस के साथ, मतलब कि भाई मैं दुनिया को बदल दूंगा सोच कर लिखना जो है, वो उसमें मेरा ख्याल है कुछ गड़बड़ है। आई हैव माई डाउट्स इन दैट डायरेक्शन। आई कैन नेवर डू इट दैट वे, बिकॉज साहित्य जो है वो उसका संबंध भाव से है। और तो आदमी जो भी लिखे वो भाव उसमें जरूरी है कि नहीं। तो समाज को बदलने इत्यादि के लिए बहुत से स्ट्रीम्स हैं। आप राजनीति में चले जाइए, आप समाज सेवा कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन आप साहित्य को एक तरह की वो मत बनाइए, औजार ना बनाएं, ये मेरा मानना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आदमी राजनीति आ नहीं सकती, सब कुछ राजनीति है एक तरह से। तो अगर मेरे भाव जो हैं
if I live in today's world, I engage with it, I will have a political stand. And if that political stand is so strong that it impacts my feelings, I will willy-nilly write about it. बट वो एक एजेंडा के तहत नहीं होगा, वो इसीलिए होगा क्योंकि वो प्रधान भाव है मेरा, है ना। तो उस तरह से जो है मोटा मोटी कुछ राजनीतिक, मतलब कुछ नहीं, काफी कुछ लिख दिया है, राजनीतिक कविताएं जैसे मैं कहूंगा। तो मैं एक दो आपको एक पढ़ के सुनाता हूं, जो मेरे ख्याल है आज के दौर पे काफी मायने रखता है, या रखना चाहिए कम से कम ना। हमारे यहाँ माँ के साथ अपनेपन के तू का चलन है। तो घरों में, गांव में माँ को लोगों के सामने आप कह सकते हो, लेकिन यूं तू कहा जाता है, हम में कहते हैं। वो उस तू में जो है क्लोजनेस है ना, अपनापन है, वो रूडनेस का तू नहीं है। तो हमारे यहाँ माँ के साथ अपनेपन के तू का चलन है, उससे दबा के बहस चलती है। पैर छुए जाते हैं उसके, मगर डर से नहीं, है ना। अच्छा कुछ कहना हो, कोई ईरान तुरान की बात, कोई मजाक ही सही, उसी के साथ, उसी के कानों में, और ये कहकर अक्सर कि बाबूजी से मत कहना। माँ के खिलाफ होना माँ के साथ चलता है, नहीं भी चले तो क्या, माँ के साथ ये हक बनता है। और माँ का कानून भी उसके पल्लू की तरह घर के छोटों को बचाने हमेशा दिशा बदल लेता है। बाबूजी के आने पे खड़े उठना पड़ता है, पर माँ के साथ वो भी कहाँ जरूरी है। तो दद्दा, ये जिसके नाम से हमको डराते हो, ये कौन है? जो देश सबकी मैया थी, वो तो और ही कहीं है। तुम्हारे साथ कोई खड़ी है, पर वो मेरी माँ जैसी नहीं है। बहुत सुंदर। तो बिंब है माँ का। हाँ। माँ के बिंब में आपने बहुत कुछ कहा है, और इतने खूबसूरत आत्मीय बिंब बना लेना इतना आसान नहीं है, और इतना डेप्थ में जाके एक रिलेशन की सादगी को इतने सादेपन से आप लिखते चले आ रहे हैं। और एक आपकी एक रचना मुझे भी, गट्टू के सपनों की पूछ नहीं होती। देखता हूँ अगर हो तो मैं पढ़ता हूँ। और रावण के 10 सर का भी आपने एक जिक्र किया है कि रावण के 10 सर। हाँ, वो नारी की दुकान पर चंपी मुझे खोज निकालना होगा। हो सकता है आपके पास अभी याद अभी नहीं है, लेकिन अगर इफ यू वांट आई कैन रीड आउट समथिंग एल्स जो अपने तरह के राजनीतिक है, लेकिन सिर्फ आज की राजनीति के ऊपर ही नहीं, ये शायद हमारे समाज के कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। आप कह सकते हैं, आपके पास जो आप सुनाना चाहे वो सुनाए, क्योंकि ये तो बात तो बता रही थी। ये मुझे खासा पसंद है। ये मुझे ना एक जो राजनीति बहुत तरीके से, आपको तो पता ही है, जाति की राजनीति और देश की और आइडेंटिटी की राजनीति, बहुत तरह की राजनीतियां चलती हैं। लेकिन जो मेरे ख्याल है हर दौर में एक राजनीति है जो हमेशा चली है, हजारों साल से चली है, और वो है शक्ति की राजनीति। कि शक्ति कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती। तो ये कविता असल में उसके बारे में है, शक्तिशाली और जिनमें शक्ति नहीं है लेकिन वो जीवित रहने का तरीका खोजता है, उसके बारे में है ना। तो अमीर गरीब, है ना, उसके बारे में। तो इस कविता का नाम है इलाके में कुत्ते 3 तरह के हैं। इलाके में कुत्ते 3 तरह के हैं,
जी। एक वो जो पट्टे पहन बेबी या बाबा के संग घूमने आते हैं, जो अपनी नस्ल और अपनी पैदाइश का खाते हैं, और दूसरे वो चतुर जो पत्थर और डंडे की ताकत पहचानते थे, ट्रकों के हॉर्न सुनकर गटर में छिपना जानते थे, पर आंटी की साड़ी की पल्लू से खेलना अपना हक मानते थे। ये किसी घर की चौखट या गेट पे पड़े दिखते हैं, और वहीं धीरे धीरे हर शाम मेरी बिस्किटों पे बिकते हैं। पर तीसरी तरह के कुत्ते ये बहुत कमीने होते हैं। इनकी शक्ल में कुत्तापन झलकता है और भौंक में उद्दंडता का बूता होता है, और हर एक कमबख्त का एक पैर जरूर टूटा होता है। पिल्लेपन में गाड़ियों से आंख मिलाते 10 में 1 बचता है ऐसा, अपनी मां के दूध के बाद अपना शिकार खुद करता है ऐसा, या फिर 10 दिन सड़ी कबूतर की हड्डी चूस मरता है ऐसा। मेरे घर से 6 मंजिल नीचे अच्छे घर के बाशिंदों की एक लंबी गाड़ी जब भी रात को लगती है, एक आंख वाला ऐसा ही एक जिद्दी कुत्ता दिल्ली के शाह की चाल आता है और आराम तलबी से उसकी टायर पे कुत्तई कर जाता है। पैरों पे टायर चढ़ाने वालों से एक यही कुत्ता कह पाता है कि मुझे टायर पे पैर चढ़ाना आता है। बहुत सुंदर। जिस तरीके से आप लिखते हैं, मैं समझती हूँ कि ये लेखनी आपकी खुद की, आपने कहा ना कि आपको गॉड पे बिलीव नहीं है, लेकिन ये जो आपकी खुद का, जो आपने एक लंबी जर्नी की है लेखन की, ये वहां से निकला है। इसमें जो गुस्सा है, इसमें जो व्यंग है, इसमें जो सटायर छुपे हुए से खूबसूरत, ये कहीं ना कहीं एक समाज, देश, उसके प्रति पीड़ा जाहिर करते हैं, रिटन बेस पे ही सही। तो इस तरीके के लेखन से आपको कोई विरोध झेलना पड़ा? किस तरीके का कोई एक ग्रुप बना, या कभी नहीं ऐसा इस चीज के लिए कोई फेवर मिला? कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके साथ? नहीं, तो यूं ये ऐसा तो मतलब देखिए भाई, विरोध हो या सपोर्ट हो, वो उनके होते हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े लोग हो जाते हैं है ना। हम मामूली हैं, ऐसा कोई विरोध नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब कभी किसी मंच पे कविताओं की या भाषा की बात आती है, तो थोड़ा रहता है, थोड़ा हो जाता है। और मेरा मानना है कि ये जो जो भाषा को रोक के रखने वाले लोग हैं, या सोचते हैं कि उसको बांध के रखेंगे, है ना, गमले में रखेंगे, मैं इसे कहता हूँ गमले की भाषा। जबकि भाषा जो होती है वो स्वच्छंद, बिल्कुल वन की तरह होना चाहिए, तब वो पनपती है। एक वो लोग, और दूसरे जो हैं, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, दोनों ही में कठिनाई है मेरी बहुत अधिक, है ना। वो कि भैया आपको एजेंडा पे ही लिखना होता है ना, आप थोड़ा दाएं बाएं नहीं हो सकते हैं। तो मेरा अक्सर ये कहना है कि लोगों को, जो जब आप कला की बात करते हैं, कलाकार की बात करते हैं, तो एक बड़ा ही जैसे कहते हैं फंडामेंटल सेमिनल क्वेश्चन है जिसका उत्तर देना जरूरी है कि कला करती क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्ट, और वो क्या चीज है जो कला करती है जो और कोई डिसिप्लिन नहीं कर सकता या नहीं करता। क्योंकि मेरा मानना यह है कि भाई जो कला करती है, अगर कोई और तरीके से वो और आसानी से किया जा सकता है, तो फिर कला छोड़ दो, कला करने की जरूरत नहीं है फिर, मेरा मानना यह है। लेकिन कला जो करती है, कला ज्ञान देती है, जैसे सारे विषय कोई ना कोई ज्ञान देते हैं, है ना।
तो वो ज्ञान देती है, लेकिन वो जो ज्ञान देती है वो भाव का ज्ञान देती है, क्योंकि हम लोग सब केवल एक जीवन जी सकते हैं और उसमें खाली यही जो 20-25 भाव जो आपके अपने संबंधों में और अपने आसपास में आप भाव का ज्ञान सीख सकते हो और उससे आप बढ़ते हैं। ज्ञान केवल चीजों के नहीं होती, भाव का भी ज्ञान होता है। कई लोग होते हैं जो कि मतलब जैसे कहते हैं लठमार तरीके से जीते हैं, तो उनको महीन भाव समझ में ही नहीं आते हैं। उन्होंने कभी जाना ही नहीं है। जैसे आप मान लीजिए आप लाड़ दिखाइए, है ना, तो वात्सल्य लाड़ या ममता उनको समझ ही नहीं आएगी। आप दिखाते रहिए, उनको समझ ही नहीं आएगी, उन्होंने कभी उसको अनुभव ही नहीं किया है। तो कला का जो उद्देश्य है वो भाव का ज्ञान देने का है। बाकी विषय कर सकते हैं, बाकी चीजें बहुत अच्छे से कला से अच्छा कर सकते हैं। वो समाज का बदलाव जो है वो, और बहुत विषय हैं जो कला से बेहतर कर सकता है ना। कभी कभी कला उसमें मदद करती है, लेकिन वो उसका उद्देश्य नहीं है। ये बड़ा जरूरी है। तो इस चीज पे मेरा अक्सर जो है मुझे कष्ट रहता है जिनसे कभी अगर बहस हो जाए। वो मैं बहस करता नहीं हूँ, वो अलग बात है, लेकिन ये मेरा मानना है और जितना कुछ थोड़ा बहुत मुझे आता है उससे मैं आई एम कंप्लीटली कन्विंस्ड दैट दिस इज द पर्पस ऑफ आर्ट। बहुत खूबसूरती से आपने आज पर्पस ऑफ आर्ट का जो बताया है, और ये मैं समझती हूँ कि सब बहुत सारे, मैं ही भ्रम में हूँ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हम लोग कला को एक हथियार बना के चलते हैं, और जबकि कला जो है कला ही है, उसकी संवेदनशीलता वो दूसरे मंचों पे जाके जो खत्म होती है, और वो एक आर्टिफिशियल उससे जो खत्म होती है, वो जो संदेश आप हमें दे रहे हैं, इसमें एक दौड़ चलती है अरविंद जी, आगे बढ़ने की एक भूख है लोगों में। मैं एक लंबी पारी लोग खेलते हैं और एक टेक्निकल उसमें बढ़ जाते हैं, और अरविंद जी जैसे एक बेहतरीन राइटर उसमें अपने आप को कैसे स्थापित करते हैं। क्या उनको लगता है कि उनको भी इस भीड़ का हिस्सा बनना चाहिए? क्योंकि आपके बारे में एक चीज थोड़ा सा मैंने पहले कभी पढ़ा था जब ये मंच नहीं था, कि आप ज्यादा मिक्स होना शायद पसंद नहीं करते, एकांत पसंद करते हैं। ये कितना सच है? हाँ और ये जो बात जी, हाँ, इसके बारे में थोड़ी सी मैं कम ही निकलता हूँ, मिलता जुलता भी कम ही हूँ, बोलचाल भी मेरी कम ही रहती है। खाली दो कुछ मित्र हैं उनसे, क्योंकि वक्त नहीं होता। अगर आप सच में कला करते हैं तो आपके पास इन सब चीजों के लिए कम ही वक्त रहेगा। मेरे पास वक्त नहीं रहता और मुझे बहुत अधिक रुचि भी नहीं है। मुझे उनमें रुचि रहती है जहाँ पे हाँ भाई आप आराम से बैठ के गपियाओ, जीवन जो जीते हैं सामान्य जीवन, क्योंकि कहानियां वगैरह सब वहीं से आती है। लेकिन मैं तटस्थ हूँ, मैं जिसे कहते हैं, मैं यहाँ दूर से जो है तमाशा देखना पसंद करता हूँ और फिर उस पे लिखता हूँ और उससे लिखता हूँ। बहुत ज्यादा मुझे पसंद नहीं। और रही बात ये जो भीड़ होती है, ये रेस जो होती है बड़ा छोटा होने की, एक वक्त था जब थोड़ा बहुत लगता था कि हाँ भाई बहुत बड़े कवि बन जाएं, बहुत ये बन जाएं। अब वो सब ठीक है, कोई वो उसकी आवश्यकता नहीं। मैं लिखता अपने लिए हूँ शुरुआत में, और कुछ एक लोगों के लिए जो पढ़ते हैं। कुछ हो जाए उसका अच्छा है, ना हो तो भी अच्छा है। कोई आई हैव नो सच प्रॉब्लम्स, नो बहुत, ग्रेट इश्यूज। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लिखने के लिए एक प्रॉपर वक्त चाहिए होता है, और जिस तरीके से इतना कम आप सोते हैं, आपकी जो एक लाइफ है इसमें इतना बिजी रहने के साथ, जैसे परिवार फैमिली जो आपकी है, वो जी आपकी एक छोटी सी प्यारी सी बिटिया भी है, जी तो हाँ। किस तरीके से उसको लेखन के बीच में उस पे भी आपने बहुत कुछ लिखा है, मैंने हाँ जी पढ़ा हाँ था। जी हाँ जी तारा हाँ। मेरा जी तो लगातार जुड़ी हुई है आपके साथ में। हाँ, मैं ये मेरा आपका ख्याल है बहुत हमारे रानीखेत के ही है। नमस्कार तारा जी। हाँ, तो हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, लगातार कमेंट दे रही है वो आपको। वेरी तो काइंड ऑफ ये जो है, हाँ, फैमिली में जिस तरीके से एक बच्ची है और उसके साथ में आपने उस पे भी बहुत कुछ लिखा है, एक हाँ जी। मैं संवेदनशील आपने किस तरीके जी, I'll probably read a poem if I can find it right away. तो मेरी प्लीज। पत्नी है, बिटिया है, माँ है, बाबूजी हैं। तो मेरी बहन भी है लेकिन वो यहाँ नहीं रहती। और तो यहाँ यही है, हम लोग छोटा सा परिवार है हमारा। और बिटिया मेरी फेवरेट है। मेरा पूरा मतलब जैसे कहते हैं सब कुछ इस समय
लगभग कविता जितना मेरे लिए महत्व है, क्या बिटिया बात है है। हमारी, है ना? तो हमने बल्कि एक कविता है जो शायद अगर आप चाहें तो मैं पढ़ना बिल्कुल, चाहूँगा। हुँ। प्लीज़, प्लीज़, अ, प्लीज़ वेलकम। तो ये जो है, देखता हूँ अगर इफ आई कैन, हाँ, ये हुँ, ये पढ़ लेते हैं। चलिए, मैं दूसरी पढ़ना चाह रहा था, मिली नहीं, चलिए कोई नहीं। तो ये अक्सर ये स्वागत होता है कि हम, मतलब मुझे ये लगा था कि जब जब बिटिया होगी तो एक अपने ऊपर वो आ जाती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं। एंड हाँ, और आदमी ये सोचता है कि भाई अब इतना बड़ा बोझ है जिम्मेवारी का, तो उसे कैसे आगे बढ़ाएगा। लेकिन होता उल्टा है असल में। और एक कविता उसी के बारे में, आप सुनिएगा। अ, आज आधी रात के बाद भी उसे नींद नहीं आई। उसे सोते कबूतर देखने थे, सो मैंने उसे खिड़की के बाहर छज्जे पे सोते कबूतर दिखाए। आज आधी रात के बाद बहुत देर तक मैं उसके लिए गाता रहा, और वो किसी आदि भय से मेरे गोद में आंख मीच के लुकी रही, मेरे गर्दन और कंधों से लटक कर। प्रिय लावण्य, तुम्हें नहीं पता कि जितनी जोर से तुम बाहर मुझसे चिपकी लटक रही थी, भीतर मैं उससे कहीं ज्यादा तुमसे। तो मैंने ये पढ़ी है आपकी, आप ही के मुँह से सुनी है, और ये छोटे-छोटे जो वीडियो आप बना के डालते हैं, ये दौर आपने कैसे शुरू किया है? बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट होता शुक्रिया। है आपका, हर तो बार नया कॉन्सेप्ट होता है। इतने सारे हाँ, कॉन्सेप्ट शुक्रिया। ढूँढ के लाना, उसपे नो डाउट आपकी स्टडी है, नो डाउट आपका ऑब्जर्वेशन है, नो डाउट आपका अखबार है, नो डाउट आपकी पूरी लाइफ के प्रति एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। इतने सारे कॉन्सेप्ट पे ये छोटे-छोटे जो अभी आज के कविता जी, आई थिंक आई लॉस्ट यू। की थोड़ी-सी हाँ, इंटरनेट की शायद थोड़ी दिक्कत है। हाँ, तो एक काम करते हैं, आप यू वेट फॉर द इंटरनेट टू गेट फिक्स्ड, एंड मैं तब तक एक अपनी पसंदीदा, तब तक एक कविता पढ़ दिए देता हूँ। सो ये कविता जो है, मुझे खासा पसंद, मेरी जो कोशिश रहती है भाषा की, वो मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ा सा आई बीन एबल टू पुल इट ऑफ। कविता है, वो बोलते थे। वो, तो ये एक बूढ़ी औरत बोल रही हैं, हाँ, तो पूरा अपने जीवन का नैरेटिव। वो बोलते थे, हमसे पहचान कर ले लल्ली, सो हमने की, और सो जिंदगी निकल गई। मन रहते घंटों बातें करते वो, मतलब घंटों माने घंटों, मुसलसल खाते पढ़ते लड़ते, गुसल खाने भीतर से भी। वो सालों अमेरिका चलो गयो, हमसे नौकरी ना हो ही अब, मतलब कुछ भी।
पहली दिवाली छत पे करने लगे कुट कुट, हमें नई धोती पहना लाए, चूड़ियां भी, और अनार चरखी खूब जलाए। बोले, डुगडुगी, ए कमीनी, हमसे पहचान कर ले। और धीरे धीरे कितनी दिवाली निकल गई। एक दिन सिनेमा देखने ले चले, कैंपस सुड़कते रहे और कुछ बोले ही नहीं। हम हाथ बढ़ाते उनकी तरफ तो कुछ देर ही में खसका देते। पब्लिक में बहुत लजाते। बोले, हाथ में हाथ ऐसे डाल रही जैसे जान निकाल रही, मुड़ी पूरो शहरी, दे लागू तो गंवार है जाओ। सो हम लग गए, लगा गए, और बस जिंदगी भर को ठगा गए। ब्याह से पहले जाड़ों में हमारी पत्री दिखाई तो पंडित बोले, इससे बेहतर आज तक नहीं आई। हमारे पीछे उन्होंने जरूर कोई हेर फेर कराई होगी, बहरूपिये। अच्छा, कभी हफ्तों हमें हाथ न लगाते, जाने किन दीवार पर छाई से बंद कमरा कर बुदबुदाते। और फिर अचानक बीच रात दाढ़ी से हमारी पीठ पसीने पोंछते, कहते, हमें अकेले रहबे की आदत पड़ गई तो। और फिर झट बात बदल देते, एक कमीनी, कम डांटो, कल से चर्बी छांटो, फौज में भर्ती है जाओ। और हमारे कोसते ही, हमसे पहचान कर ले लल्ली, हमसे पहचान कर ले। सो हमने कर ली। इतनी खूबसूरत और इतनी नाजुक मिजाजी जो आपकी रचनाओं में मिलती है। इसमें बहुत छोटी छोटी साधारण साधारण सी बातें हैं, घरेलू और नन्हे नन्हे प्लॉट्स होते हैं, और जी। इतनी जो एक आपने स्ट्रगल कहूंगी इसको, क्योंकि एक जो आपने एक बात शुरू की थी, ये बात सच है कि एक सब्जेक्ट के तरीके से एक लेखन नहीं है, और ये बहुत सारी समस्याएं हैं, उसमें एक टेंशन हो जाता है, एक डिप्रेशन हो जाता है, और आपके ये जो मूल भाव है, ये कैसे बचे हैं, ये बहुत जो एक संवेदनाएं है, जो ये झुलसी नहीं, कहीं जली नहीं, उतनी ही नाजुक मिजाजी से आप लिखते हैं, ये कैसे संभव हो पाता है? आपको गुस्सा भी आ रहा है और गुस्से के साथ साथ हाँ, लेकिन आदमी के मेरा ख्याल है भाव तो बहुत भिन्न भिन्न रहते ही हैं, लेकिन जी, आपका मुझे आप आपका सुन अपना पा एक, रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आपका अपना एक अपना व्यक्तित्व भी होता है। और कम से कम मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने भाव और अपने तरीके छोड़ देते हैं एक तरह से रिएक्शनरी वे में, तो आप अपना व्यक्तित्व त्याग रहे हो उन कठिनाइयों के आगे। तो हमारे पास और क्या है, क्या हम टाटा बिरला अंबानी तो हैं नहीं, है ना? तो हमारे पास तो केवल यही है। मतलब अगर आप कलाकार हैं तो आपके पास और है क्या असल में? आप अपने जितना धन कमा लो, कुछ भी कर लो, उससे एक कविता नहीं लिख सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं उसको। तो हमारे पास तो केवल भाव हैं, तो उन भावों को रखना आवश्यक है। नाराजगी, वो सब कुछ जो भी क्रोध वगैरह होता है समाज का, वो रहता है, ऐसा नहीं है, हम भी इंसान हैं, लेकिन उनको 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 कहाँ निकालना है, किस रूप में निकालना है, उसका मेरा ख्याल है अपनी एक मर्यादा होती है। और हर व्यक्ति जो करता है उसके द्वारा उसको एक्सप्रेस करे। कि अगर मैं आज अगर राजनीति में जाता हूँ तो शायद मैं अलग तरह का हूँगा, क्योंकि फिर मेरा काम है उस क्रोध को जगह देना। और हाँ, और मैं कवि हूँ, तो जब क्रोध आता है उसको भी जगह मिलती है कविता में, लेकिन जितना उसका स्थान है उतना ही। पूरा जीवन क्रोध नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप केवल चीजों को बदलने के लिए इतना क्रोध कर दो, सब
आग ही लगा दोगे तो फिर आप दूसरे समाज में क्या लेके जाओगे? आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो? आप समाज परिवर्तन कर दोगे, सब सुंदर कर दोगे, लेकिन जीवन का जो कारण है वो तो यही भाव है ना। ये भाव ही नहीं रह जाएंगे तो फिर आप किस चीज के लिए आदमी परिवर्तन ला रहा है? इन्हीं भावों को स्थान देने के लिए। तो हम जैसे कुछ इक्के दुक्के हैं जो इन भावों को बचा के रखता है कि भैया जब कुछ परिवर्तन, कुछ स्थान बनेगा तो ये ले लेना भाई, इनको रोप देना काम आएगा आगे के लोगों के लिए। अब आपने कितनी खूबसूरत बात से उसको, एक बहुत सारे आपकी आज का इंटरव्यू मेरा, मैं समझती हूँ बेस्ट इंटरव्यू में से है, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है, एक बातचीत है, वार्ता है, बहुत सारी बातें शुक्रिया। इतनी सार्थक है, और ये सार्थक ही है। आपके साथ में कनक जी लगातार फिर से जुड़ी हुई है। हाँ कनक जी नमस्कार। कर रही है लगातार। हाँ ये हमारे गोरखपुर के मित्र। हाँ, तो आपकी किताबें आ चुकी हैं, आपने काफी थिएटर भी प्ले करवाए हैं, और बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारा आपका एक अखबारों से भी आप जुड़े हुए हैं। चित्रकारिता, जो चित्रकारी जो आप करते हैं वो उस पे भी थोड़ी सी बात कर ली जाए कि किस तरीके की आपकी पसंद है, किस तरीके के उसमें आप कविताओं के इमेजिन कहाँ से करते हैं, उसको किस तरीके से आप देखते हैं, दोनों को पैरेलल लेके कैसे चलते हैं, उसके लिए समय, इसके लिए समय। तीन चीज। हाँ नहीं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं जिस तरह से लेखन पे मेरा ध्यान रहता है, मतलब एक डिसिप्लिन तरीके से उसके लिए एक वक्त है, और जैसे हम ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए, उसी तरह रात को 12 बजे हम बैठ जाते हैं लिखने के लिए। लिखना आए नहीं आए जो होए, लेकिन बैठते हैं हम तैयार होकर अपने टेबल पे, है ना। लेकिन उस तरह से पेंटिंग नहीं हो पाती, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भगवान नहीं रख सकते, एक ही भगवान रख सकते हो, पाल सकते हो। आप सभी भगवानों का आदर कर सकते हो, लेकिन एक को ही जीवन दे सकते हो। मैंने लेखन को दिया है, लेकिन पेंटिंग कर लेता हूँ। और मेरी पसंद जो है खास तौर से ये वेस्टर्न स्टाइल की पेंटिंग जो है, यूरोप की इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है, मुझे खासा पसंद है। मैं करता भी, मेरा मानना है उस तरह से है। लेकिन आजकल मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, नए तरीके, थोड़ा हिंदुस्तानी ढंग ही उसमें जोड़ता हुआ, है ना। और ये भी होता है कि तकलीफ में मैं लिख नहीं पाता, यानी जीवन में जब बहुत कष्ट हो जाता है मैं लिखता नहीं हूँ उस समय, क्योंकि उस समय ये होता है कि गुबार निकलता है, लिखना नहीं होता वो, तो मैं उसको रोक देता हूँ उस समय। तो उस समय जब आप कष्ट में होते हैं तो केवल एक तरह की कला कर पाता हूँ, वो है पेंटिंग। वो एक वो पता नहीं मन के गांठ खोल देती है मेरे लिए, और उसमें गुबार नहीं निकलता है, वो इट वर्क्स फॉर मी। सो इट्स माय आउटलेट, पेंटिंग इज माय आउटलेट। आई कांट राइट व्हेन एंग्शियस और व्हेन देयर इज टू मच फीलिंग, तो उस समय मैं पार्क कर देता हूँ। और अगर वो जो भाव हैं वो जब शांत होने के बाद भी उसमें कुछ दम रहे, तब शायद लिखना चाहिए। नहीं तो जब भाव उबाल में हो तो उस समय तो हर कोई कवि होता है, लेकिन वो कविता जो होती है वही पॉप कविता निकलती है, नहीं तो है ना। तो उसका बहुत अधिक वो मायने नहीं होता, वो उसमें वो नहीं होता, एक सेंटर नहीं होता उसमें, वो नहीं होता, हाँ वो भाव, हाँ वो भार नहीं होता उसमें, हाँ दम नहीं होता। तो everyone have their methods, but this is my method, है ना। नहीं अच्छा है आपका, ये है अच्छा, वेरी नाइस। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, किस तरीके से आप लिखते हैं, उससे मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ आपसे आज बैठे बैठे, कि गुस्से में हम लोग ज्यादातर कलम लेके बैठ गए और देश के प्रति आया तो देश को कर दिया, और पाकिस्तान पे आया तो हमने पाकिस्तान पे बम गिरा दिए। ऐसा लेखन बहुत चलता भी है, मंचीय स्तर पे तो बहुत ही चलता है। हाँ, और हम लोग चीख चिल्ला के उसको लिखते हैं। नहीं उसका भी स्थान है, लेकिन बस मेरी उसमें रुचि नहीं है, बस मैं अलग तरह से लिखता हूँ। हाँ, उसका स्थान है, हर चीज का स्थान है अपने लिए, समाज में हर चीज का स्थान है, अब मेरी रुचि नहीं है बस उसमें। जी, बार बार हमारा नेट का कनेक्शन खत्म हो जाता है। टेक्निक में यही सबसे बड़ी दिक्कत है, वर्चुअल स्टेज पे आते हैं हम लोग तो कई बार
नेट की समस्या हो रही है, मेरी ही हो रही है शायद। तो अरविंद जी, आप यहाँ तक पहुंचे, अब फ्यूचर में आपका क्या एक प्लान किया हुआ है अपने लिए, या आप जिस लाइफ में अभी हैं आप कितने सेटिस्फाइड हैं इसको लेकर, और किस तरीके का आपने डिजाइन किया है? क्या ये लेखन का कोई, जिस तरीके से आपने एक बात कही थी कि कोई सिखाने वाला नहीं है, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्या अरविंद जी से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो एक इसका लेखन का एक स्कूल वो खुद बनेंगे, या उनकी भी कुछ इस तरीके से, क्या बहुत सी नहीं आज नहीं आपके इंटरव्यू में बहुत सारी बारीकियां निकल के आई, क्या अरविंद जी एक बनेंगे, ऐसा कुछ सोचा है आपने कि नहीं लेखन में भी आपके कोई स्टूडेंट हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मैं उस दिशा में शायद नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन मेरे फ्यूचर के लिए प्लान जरूर है कि वो वो जैसे महाभारत में आपके एक अज्ञातवास होता है ना, और वनवास होता है, फिर अज्ञातवास होता है, उसके बाद महाभारत होती है। तो मेरा ख्याल है मेरे जीवन का जो वनवास और अज्ञातवास वाला स्टेज है वो समाप्त हो चुका है, और अब जो है कुछ नया करने का वक्त है। तो मैं बल्कि अगले महीने तक अगले 2 महीने के भीतर कुछ नया शुरू करने वाला हूँ, जिसमें लेखन, चित्रकला, संगीत इत्यादि इस तरह के जो जो आज के लोग हैं अपने देश के, ओके। उनको जोड़ते हुए प्रकाशन के क्षेत्र में और फ़िल्मों के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, उनको जोड़ता हुआ एक अपनी अपनी तरफ से एक मंच बनाना शुरू करूँगा। और जो आप कह रहे हैं वो लेखन की जो 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 क्राफ्ट है, जो शैली है लिखने की, तो उसपे कई स्कूल्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत से हैं। हिंदुस्तान में मुझे नहीं पता कि कोई है भी या नहीं जिसपे ज़्यादा फ़ायदा है, नहीं। लेकिन और पहले भी थे, ऐसी बात नहीं है। मतलब गालिब मियाँ भी यहाँ सिखाते थे, ऐसा नहीं, उनके शागिर्द भी रहे हैं साहब। वो देयर हैज़ ऑलवेज़ बीन अ सिस्टम ऑफ टीचिंग द क्राफ्ट ऑफ राइटिंग, राइट? लेकिन उसके अपनी लिमिटेशंस हैं। I think more than the craft of writing, what's important is learning sensibility, जो टेस्ट है। तो वो अगर सीख जाओ, और वो जो है वो स्कूल में नहीं सीख सकते, वो संगत से होती है। तो अगर वो कुछ इस तरह की संगत, ऐसे मंच बने जहां संगत हो, टेस्ट आएगा तो सीख सब कुछ व्यक्ति स्वयं कर सकता है। टेस्ट जो है वो नहीं सिखा सकते। आप देखिए, आप किसी को ना खाना पकाना सिखा सकते हैं, खाना चखना नहीं सिखा सकते। आप किसी को एक रेसिपी दे दीजिए बिरयानी की, भाई इस तरह बनाई जाती है, और जिसने कभी बनाई ना हो, अब वो बनाएगा, लेकिन वो क्या ये बता सकता है कि बिरयानी अच्छी बनी या खराब? वो तो चख के होती है। तो वो कौन बता सकता है? तो वो जो है दैट ओनली अ कॉनोसियर कैन से, और वो कोई सिखा नहीं सकता, वो संगत से होती है, आते आते आती है ना? मैं ये बहुत सुनकर खुश हूँ कि आपने ऐसा कुछ डिजाइन करने का सोचा है, तो ये हाँ संगत जी। आपकी हमको भी मिले, और अरे नहीं, बहुत सारे प्लीज। और जो इतने सारे जो आपसे लोग जुड़ रहे हैं, या आपने एक अपनी शैली डेवलप की, आपने अपना एक स्टाइल डेवलप किया, डेफिनेटली आपकी संगत से और आपकी इस चीज से कई लोग रिच होंगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि आई होप सो। पढ़ना लिखना जिस सभी का एक ऐसी लाइफस्टाइल नहीं रहता है। आपने एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से लेकर और आज के लोगों के बीच में जो एक पुल और एक ब्रिज बनाया है, जी। ये सेंस आपके आपने पहले जो लिखा और उसके बाद में बीच में जो लिखा, ये डेफिनेटली आपका ही एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो कविताएं हम पढ़ते हैं, आपने बताया ट्रेडिशनल तरीके से, गालिब ने जो लिखा है, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, ऊपर से जी। कई लोगों के रचनाएं चली जाती है, टिपिकल जी। हिंदी जो कि आप कहते हैं बैरियर में है, चली जाती है, और वो समझ में नहीं आती, सहजता नहीं रहती उसमें। तो जी। वो एक जो लिखने को लेकर और भावों को लेकर जो कमी है, बस उसको आप, शायद मैं समझती हूँ कि किस तरीके से उसको दूर करना चाहिए, एक संदेश एक अपनी तरफ से दे दीजिए, और जी। अपनी एक कोई बात आप जो कहना चाहें, कुछ हम्म। हमारे मंच में, आप ही का मंच है आज ये,
और जी हस्तक्षेप के मंच पे हैं, आप अपने बारे में और कुछ बताना चाहें फिर एक रचना से। मैंने आपका जी बहुत समय लिया है, नहीं नहीं, बस नॉट एट आप ऑल। जो इसको समराइज कीजिए और एक इस क्वेश्चन का जवाब मैं चाहती थी कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम लोग बहुत किताबें तो तो बहुत लिख लेते हैं, लेकिन उसमें वो नहीं आ पाता। तो तो हाँ नहीं, ये है दो दो भिन्न तरह के लेखन हैं। हर लेखन इतना सहज भी हमेशा नहीं हो सकता कि सबकी समझ आए। तो उस केस में लोगों को भी कोशिश करनी होती है। अगर उनको श्रुति से अच्छा लगता है तो समझ भी लेते हैं। जैसे जो बच्चा होता है जब छोटा होता है तो कई एक गीत गाता है, सीख भी लेता है, उसको उसका भाव नहीं पता होता, लेकिन बाद में समझ आते हैं। तो साहित्य की ये शक्ति है कि वो केवल अर्थ से नहीं चलते हैं, उसमें कई उसकी शक्ति जो है केवल भाषा की नहीं होती। साहित्य की शक्ति केवल भाषा खास तौर से कविता की जो होती है वो संगीत की भी है उसमें। तो उसकी शक्ति भाषा से भी पुरानी है। आदि की भाषा है कविता, है ना? तो खास तौर से जो जो कवि का लेखन है, अगर उसकी भाषा क्लिष्ट भी हो तो भी अगर उसके स्वर में शक्ति है तो उसमें भाव होगा और व्यक्ति सुनेगा, उसे अर्थ समझ नहीं आएगा लेकिन उसको भाव फिर भी छुएगा। और अर्थ तो केवल शब्द का है, वो आज नहीं तो कल वो सीख जाएगा। तो मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कविता सहज होनी चाहिए, वो दैट विल बी ओवर सिंप्लीफाइंग द अफेयर, राइट? बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट व्हेन वन इज राइटिंग वन शुड नॉट स्पेशली ट्राई टू बी कॉम्प्लेक्स, राइट? कोई भी भाव है जो उसका सबसे छोटा सरल रास्ता है, उस रास्ते से उसे कहना चाहिए। जो भाव इतने जटिल हैं कि उसके लिए थोड़ा भाषा की जटिलता आती है तो आवे, है ना? वो सत्य में अगर कहीं चीज होगी तो वो पहुंचेगी पहुंचेगी और साहित्य की तरह ही पहुंचेगी। बस उसमें मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज वो उसमें एक्टिंग नहीं होनी चाहिए। आप सत्य बोलें, सीधा बोलें तो साहित्य सही चलता है। मतलब मेरा भी अपना कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि भाई इसको इस तरह करें या उस तरह नहीं करें। बस मेरा कहना यह है कि जब व्यक्ति लिखता है तो लेखन से बड़ा सत्य जो है, लेखन में आपके लेखन में आपका असत्य पकड़ में आ जाता है। जितनी लेखन में जो खराब लेखन होता है वो असल में असत्य है। वहां आप अपने मन की बात सच्चे तरह से नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो लेखन खराब हो जाता है। वो पकड़ में आ जाती है, कान में चुभती है वो चीज, इंटेग्रिटी नहीं आती टोन की जो होती है। तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको कोशिश ये करना है। जबकि हम जो आम बातचीत करते हैं उसमें असत्य बहुत होता है, उस असत्य को अगर आप ढाप दें या लिखते समय आपको बस एक गार्ड बन के खड़ा रहना पड़ता है कि भाई मैं कुछ झूठ ना बोलूं, अपने आप से लेखन में झूठ ना बोलो, अपने आप सारा लिखना सही हो जाता है। बस इतनी सी बात है। चलते चलते एक पूछना चाहूंगी कि आप किसके लेखन से प्रभावित रहे थे? कौन आपके हिंदी में किसको आपने सबसे ज्यादा पढ़ा, हिंदी इंग्लिश दोनों में? और एक खूबसूरत हिंदी सी में एक कविता सुनाइएगा। हिंदी में मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब बहुत पसंद है और बच्चन पसंद है। मुझे पता है कई लोग उनसे नाराज रहते हैं इस बात से कि मुझे बच्चन पसंद है, लेकिन मुझे पसंद है, खास पसंद है। और हाँ, छायावाद पसंद है, लेकिन उनमें मुझे बच्चन खास तौर से पसंद है। महादेवी वर्मा भी पसंद है। निर्मल वर्मा का प्रोज राइटिंग बहुत पसंद है और श्रीकांत वर्मा मुझे पसंद है। खास बहुत पसंद है मुझे श्रीकांत वर्मा। इसके अलावा जो जिसे कहते हैं लेखन पे और विचार पे, लेखन की शैली पे असर जो है मेरा ख्याल है, इंस्पिरेशन और लर्न सीखा है मैंने बहुत जहाँ से, वो 1920s के जो मॉडर्निस्ट राइटिंग रही है, खास तौर से एजरा पाउंड जो कवि थे, उन्हीं पे मेरी बिटिया का नाम भी एजरा रखा मैंने। तो उनसे मुझे काफ़ी सीखने को मिला।
हिंदुस्तान के जो अभी कंटेम्प्रेरी पोएट्स हैं, या कंटेम्प्रेरी तो है नहीं, गुजर गए वो, लेकिन कम से कम जो पिछले 30 साल के जो कवियों में जो रहे, उनमें मुझे अरुण कोलाटकर साहब जो हैं, मराठी और अंग्रेजी में जो लिखते हैं, वो मेरा ख्याल है मोस्ट अंडररेटेड पोएट, एंड उन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलनी चाहिए अभी मिलने बाकी है। लेकिन वो जो हैं, वो मेरा ख्याल है 100 साल में एक ऐसा कवि एक बार पैदा होता है, ऐसे कोलाटकर साहब की कविता, उससे बहुत सीखने को मिला। बहुत सुंदर बातचीत चल रही है, मन नहीं कर रहा आपसे, ऐसा लग रहा है कि ये इंटरव्यू और कंटिन्यू करते रहे, लेकिन हम लोग You फिर can से wait जुड़ेंगे another एक time. बार। जी, जी। हाँ, डेफिनेटली। बस एक छोटी सी आप एक अपनी पसंद की एक कविता और सुना ठीक है, दीजिए। एक छोटी पढ़ूंगा फिर अब। ये प्रेम कविता है। आजकल के जो हम लोग जिस तरह का जीवन जीते हैं, उसमें जिस तरह का प्रेम होता है उस पे है। कविता का नाम है हम सख्त जान। हम सख्त जान मोहब्बत टांगे मार के करते हैं, सीधे जीभ से जीभ लड़ा के। लिहाज का झालर नहीं सीते हम सख्त जान। और बेरहमी हमारी यूं कि दिल में मरोड़ आते हैं, तो 2 रोटियां और खाते हैं, मैं और तुम। हम सख्त जान मोहब्बत में रात बेरात गजल नहीं सुन पाते, अपने अपने कोनों करवट ले आल्हा बजाते हैं मोबाइल पर। और यूं घाम सेके बदन हमारे, देखो महीना दर महीना, पगार दर पगार साथ सुख थे। मवेशियों के बाद जाने के बहुत साल तलक, 2 सख्त लकड़ी के खूंटे। बहुत सुंदर, कितना अर्बन चीजों को आपने टच किया है अपनी रचनाओं में। पूरा का पूरा एक बिंब बन जाता है वहां का। शुक्रिया। बहुत सारी बातें अरविंद जी, बहुत खूबसूरत बातें आपसे चल रही है। धन्यवाद। और समय की सीमा होती है और हम लोगों ने आपसे बहुत समय ले लिया है। और मैं समझती हूँ कि इस वार्ता को अभी विराम दिया जाए, एक इस बात के साथ में कि हम एक बार आपसे फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थी एक खूबसूरत मुलाकात अरविंद जी से, और एक बार हमने और प्रॉमिस किया है आपसे जुड़ने का, क्योंकि बहुत सारी आज हमने ऐसी ऐसी लेखन की बारीकियां के बारे में जाना, और एक शुभ सूचना जो आपने दी है, एक मंच वो तैयार करने का जो उनका मन है। हमारे मन से ये दुआएं हैं आपको कि वो जल्दी से आपकी जितने ड्रीम्स है वो सक्सेसफुल हो, और बहुत सारा एक खूबसूरत जो एक अच्छा कैरियर आपका है ही, लोगों को आप जोड़कर एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट बने, और उसमें एक देश के जो लोग हैं वो आपसे जुड़े और आपसे एक खूबसूरत लेखन क्या होता है वो सीखे। और आज इसी बात के साथ में दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। मैं समझती हूँ यह इंटरव्यू आप लोगों के लिए बहुत जानकारी पूर्ण रहा होगा, और अगली बार हम अरविंद जी से फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार जी।